भाई बोला सर ने भाई आपके 300 में कितने आने चाहिए? 200। इसका मतलब आप किसमें शामिल हो? दौड़ में शामिल हो। किसमें शामिल हो आप? दौड़ में शामिल हो। और आपको बीए वगैरह इनमें तो एडमिशन ले लो, बढ़िया बात है, क्योंकि एक घरवाड़े से मान लो 2 साल लग गई, मान लो सुपरवाइजर को, मान लो सपोज दैट एग्जाम हो गया, पोस्टिंग में 1 साल और लग गई, तो क्या कर रहा है थोड़ा? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, 12वीं पास है। या आप सुपरवाइजर बन गए मान लो सपोज दैट, वहां पर हुआ, क्या कर रखा है? 12वीं पास तो नहीं बोलो, क्या बोलोगे आप? ग्रेजुएट हो भाई। क्या हो? कम से कम आप वहां लेक्चर दोगे, क्या कर रखा है भाई? 12वीं पास। तो वहां पर क्या रहेगा? कम से ऐसे ग्रेजुएशन। दूसरी बात सही है कि डिप्रेशन में आदमी नहीं जाता है। अगर साथ में डिग्री चलती है ना, तो आदमी डिप्रेशन में नहीं आता है, फैक्ट बात है। इसलिए ये लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ कि कॉलेज में जो बच्चे बीएससी करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे सोचते हैं ना मैं तो किसी एग्जाम की तैयारी, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कौन सा होता है? रनिंग में चलते हैं। जो एमएससी कर रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, चलो ठीक है, अपनी एमएससी भी हो रही है, पीएचडी भी हो गई, चलो ठीक है अपने ऐसा। इसलिए तो जरूरी है अपने। और दूसरी बात देखो, दौड़ में शामिल होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये तो देखो सर्विस, मैं कह रहा हूँ 100%। मैं नहीं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा टेस्ट में बोलता हूँ किस किसने एग्जाम दिया, किसने नहीं दिया, एग्जाम देने आओ। लेकिन आप आधे तो बोले सर ऐसा होता है, आपने भीड़ देखी नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको पेपर तो आपके जो पढ़ाए गए हो तो आपके उंगलियों पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके? अब आपकी दिक्कत, मैं आपको हम आप कहते हैं, आप नहीं मानते, मुझे मालूम है, कईयों को तो ऐसा लगता है चलो ठीक हुआ, 2-4 दिन रहेगा फिर वही चीजें होती है। आपकी भूख होनी चाहिए कि मैं अगर 12वीं पास हो भी तो मेरे को सिलेक्शन लेने के लिए मेरे को तो भाई उस बंदे को जो 4 साल से तैयारी है उसको तो कैसे बैठ पीछे छोड़ना है। क्या होना चाहिए उसके लिए? एक गलती वो करे और वो गलती मैं नहीं करूं। तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट बात है। आपको पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, ये तो फैक्ट बात है। अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नहीं तो देखो आप खुद जानते इस बात को, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, मैं कह सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो अपन क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे हैं अपन बताओ? सीड। क्या पढ़ रहे हैं अपन बताओ? सीड। क्या पढ़ रहे हैं अपन बताओ? सीड। बीज पढ़ रहे थे। बीज क्या होता है बताओ? परिपक्व क्या होता है? बीजांड। बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड होता है। हाँ, बीज क्या होता है? परिपक्व बीजांड होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? बीज क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है? भ्रूण से मिलकर बना होता है। भ्रूण पोष और बीज आवरण। क्या होता है बताओ? बीज आवरण। भ्रूण, भ्रूण पोष और बीज आवरण से। भ्रूण का काम क्या होता है? भ्रूण का काम क्या होता है? तो जड़ व तने के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। और बीज आवरण का मतलब क्या होता है बताओ? सुरक्षा प्रदान करना। और भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है? पोषण प्रदान करना। क्या उसको? पोषण प्रदान करना। ठीक है, ज्यादा इतना सोचना नहीं है अपने को, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, साफ साफ बात है। और एग्रीकल्चर का सबसे कंपटीशन कौन सा एग्जाम है, तब कौन सा है? एग्रीकल्चर पर खूब सारी भीड़ है। इसका मतलब एक गलती करते कहां जाओगे आप? नीचे। मैंने आपको शुरू से बहुत बोलता था भाई, कैसे पढ़ाई करनी है आपको, एक एक चीज रटी हुई नहीं चाहिए अगर आपको कंपटीशन में आना है तो। मतलब आपकी ललक होनी चाहिए कि आज आपने ये पढ़ा तो आप मेरे को आना ही चाहिए बस, एग्रोनॉमी यहाँ तक पढ़ा है तो मेरे को आनी ही चाहिए बस। तब आदमी कॉन्फिडेंस, तुम्हें बताया यार तू कर रहा है, फिर तुम बताओ तब कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ यार मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है। ठीक है, अब सुनना। जब बीजों का अंकुरण होता है, क्या होता है बताओ? बीजों का अंकुरण। तो बीजों का अंकुरण से मान लो बीज है, इससे क्या निकलेगा? सबसे पहले जड़। क्या निकलेगा? जड़। उसके बाद क्या निकलेगा होता है? रेडिकल। और क्या होता है? प्ल्यूम्यूल। ये तो क्या होता है बताओ? प्ल्यूम्यूल होता है। क्या होता है बताओ? ये प्ल्यूम्यूल। कौन सा होता है? प्ल्यूम्यूल होता है। और ये कौन सा बताओ? रेडिकल। क्या होता है बताओ? रेडिकल। ये तो क्या होता है? रेडिकल होता है प्ल्यूम्यूल, इसको बोलते हैं तना। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? जड़। क्या होता है? जड़। ये तो होता है तना, और ये क्या होता है बताओ? जड़ होता है। रेडिकल और प्ल्यूम्यूल की बात करते हैं, ये तो क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? बीज। किसी भी बीज का अंकुरण होने से पहले सबसे पहले क्या निकलता है? उसका जड़ निकलती है। देखना किसी का भी क्या निकलेगा? उसका जड़ निकलता है। जड़ मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम निकलती है। किसकी बात करते हैं? सर्वप्रथम क्या निकलता है उसका बताओ? जड़ निकलता है। और उसके बाद क्या निकलेगा? उसका तना। हमेशा तने की ये जो प्ल्यूम्यूल होता है, सभी फसलों के लिए इसकी क्या होती है? लंबाई क्या होती है? फिक्स नहीं होती। सभी में इसकी फिक्स नहीं होती है। मतलब इस प्ल्यूम्यूल, इस जो इसका तना होता है, प्ल्यूम्यूल होता है, इसकी लंबाई क्या होती है? हर फसल में क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। इसका मतलब हो गया हर फसल की लंबाई अलग अलग होती है, तो क्या होगा बताओ? हमेशा बुआई का क्या होता है? गहराई भी क्या होती है? अलग अलग होती है। बाजरे में अलग होती है, गेहूं में अलग होती है। इसलिए अपन एक जैसा नहीं कर सकते। मक्का में अलग होती है, क्योंकि ये लंबाई क्या होती है? फिक्स। जितना ज्यादा छोटा बीज रहेगा इसकी लंबाई क्या होगी? छोटी होती है। इसलिए गहराई क्या करते हैं अपन? कम देते हैं। ठीक समझ में आ गया? अब अपने पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ अंकुरण के समय सबसे पहला भाग कौन सा आता है? रेडिकल। कौन सा आता है बताओ? रेडिकल या जड़ कहते हैं। उसके बाद कौन सा होता है? प्ल्यूम्यूल।
अब देखो उससे पहले अपन पढ़ा था, यहां पर बात की अपन ने, देखो जड़ में एक तो क्या लिखा है मैंने, भ्रूणपोष, इस बात करते हैं भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बताओ, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बताओ, 3n। कितनी बताओ, 3n बराबर कितना होता है, 3n। क्या हो गया, 3n। और बताओ किसकी बात करें, बताओ दूसरा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, भ्रूण, किसकी बात करते हैं, भ्रूण। वह किसकी बात करें बताओ, बताओ बीज चोल, किसकी बात करते हैं, बीज चोल या बीज आवरण, चोल बोल सकते हैं ना, बीज चोल में गुणसूत्रों की संख्या, में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताओ, की संख्या बराबर कितना बताओ, 2n। कितना बताओ, 2n। इसका मतलब अपन क्वेश्चन पूछेगा कि गेहूं में भ्रूणपोष की संख्या कितनी होती है, ऐसे गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गेहूं में गुणसूत्र की संख्या बराबर कितने होते, कितने होते रहे, 42 होते हैं। तो बताओ भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, बीएचएम क्वेश्चन आएगा, एन बराबर कितना हो बताओ, 21। कितना हो गया, एन बराबर कितना हो गया, 21। तो 3n बराबर कितना हो बताओ, कितना हो गया, 63। 3n बराबर कितना हो गया, 63 हो गया। समझ में आएगा, बताओ 3n मतलब भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3n। जबकि भ्रूण व बीज आवरण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताओ, 2n। कितना बताओ, 2n। समझ में आपको, बताओ भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n और भ्रूण में कितनी होती है बताओ। अब सुनना, जैसे ये बीज होता है, इस बीज का जो अंदर का आवरण होता है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है, और बाहर वाले क्या होता है, बीज आवरण। बीज आवरण किसका होता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन। और अंदर का भाग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, अंदर वाले पार्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और बाहर वाले छिलके में क्या होता है, प्रोटीन। इसलिए गांव में अपन खिचड़ी बनाते हैं, जो अगर बीमार आदमी क्या देते हैं उसको खिचड़ी देते, कारण क्या होता है, खिचड़ी क्या होता है, ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं, हटा देते। बाजरे की खिचड़ी जानते हो कैसे बनती है, बनाया क्या आपने, उसको कूटते हैं, उसके ऊपर वाले लेयर को क्या कर देते हैं, हटा देते। कारण क्या होता है कि ऊपर वाले लेयर में क्या, प्रोटीन है, क्योंकि हमेशा बीमार आदमी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, उसमें उसको लिए क्या, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके ऊपर वाले लेयर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमेशा खिचड़ी में क्या होता है, ऊपर वाले लेयर हटा देते हैं। या फिर मूंग की खिचड़ी खिलाते हैं, खिलाते हैं क्योंकि मूंग की क्यों खिलाते हैं, क्योंकि मूंग का क्या होता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्या होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी प्रोटीन भी अच्छी होती है और डाइजेशन में क्या होता है, इजी होता है, इसलिए मूंग की खिचड़ी खिलाई जाती है। ठीक है, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n होता है, भ्रूण व बीज चोल में गुणसूत्रों की संख्या 2n हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें, बताओ आवरण, बीज आवरण का स्रोत क्या होता है बताओ, क्या होता है, प्रोटीन, और भ्रूणपोष क्या होते हैं बताओ, कार्बोहाइड्रेट। अब सुनना, जो अगर बात करें अपन, बताओ कि जो अंकुरण बीज होता है, अंकुरित बीज ज्यादा फायदेमंद होता है नॉर्मल बीज, कौन सा बताओ, अंकुरित बीज। क्या हो गया बताओ, अंकुरित बीज की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो बीज को आप कहां डालोगे, जमीन में डालोगे, तो अंकुरण कैसे होगा, सुनो। जैसे मान लो बीज अपने पास, ये क्या अपने पास बीज, इसको मैंने मृदा में डाला। ठीक है, मृदा में क्या करना है, इसका उपयोग, मृदा में इसकी बुआई, क्या करना है, इसका बुआई। वैसे देखा जाए तो मृदा में क्या वैसे भी उग जाएगा, कोई पानी डालोगे लेकिन आगे नहीं होगा। जैसे करोगे तो वहां पर क्या होगा बताओ, एंडो क्या हो गया, अंतःचूषण, क्या बताओ, अंतःचूषण। अंतःचूषण का मतलब क्या होता है, इम्बाइवेशन, क्या होगा इसका, इम्बाइवेशन, क्या होता है, इम्बाइवेशन, क्या बताओ, इम्बाइवेशन। कौन सा होगा, इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन का मतलब क्या होता है, अंतःशोषण, मतलब पानी क्या होगा, अंदर की ओर होगा। बीज में क्या होगा, बीज में अंतःशोषण द्वारा क्या होगा, तो बीज में पानी का प्रवेश, पानी का प्रवेश हो गया। अब जैसे पानी का प्रवेश होगा तो बताओ बीज का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन क्या होगा उसका, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। बीज का आयतन क्या होगा, बीज का आयतन क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। आयतन मतलब क्या, फूल जाता है। भाई अगर मान लो जैसे बीज को डालोगे आप, तो जैसे वो क्या होगा, पानी क्या होगा, अंदर से क्या होगा, उसकी एंट्री करेगी, एंट्री करेगी तो बीज क्या होता है, फूल जाता है ना। फूलने के बाद में एक परत होती है, उसको बोलते हैं एल्यूरोन। किसकी बात करते हैं, इसको एल्यूरोन परत, किसकी बात करते हैं, एल्यूरोन परत। कौन सी होती है, एल्यूरोन परत। बीज होता है, बीज की सबसे बाहर वाली परत होती है, कौन सी होती है, एल्यूरोन परत। उस एल्यूरोन परत से क्या निकलता है, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या बताओ, GA3। क्या होता है बताओ, GA3। ठीक है, एल्यूरोन परत से क्या निकलता है बताओ, GA3। और GA3 से इससे इसका काम क्या होगा, GA3 का ये निकलता है, किसको बताओ, किसको बताओ, उसका तोड़ना। और कौन सा होता है, अल्फा एमाइलेज, मतलब स्टार्च होता है, क्या होगा बताओ, स्टार्च। और ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता हो, माल्टोज, किसमें जाता हो, माल्टोज में, किसमें होता है, माल्टोज। और माल्टोज में जैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा बताओ, बीजों का अंकुरण, क्या होगा, बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण सबसे पहले कौन सा भाग निकले बताओ,
कौन सा हो गया? रेडिकल। कौन सा निकलेगा? रेडिकल। अब सुनना किशन, ये तो फिर इससे मतलब क्या है, अगर मान लो बीजों में Ga3 नहीं है, जिब्रेलिक अम्ल नहीं है, तो कभी भी है ना स्टार्च किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? माल्टोज। और माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? उसका अंकुरण नहीं होगा। किशन माल्टोज क्या होता है? स्टार्च होता है, जटिल भोजन होता है। क्या होता है? जटिल। और सरल भोजन में टूटने के लिए क्या बनता है इसमें? माल्टोज। कौन सा एंजाइम काम है बताओ? एल्फा एमाइलेज। इसको एल्फा एमाइलेज, इसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। अब ये कौन अल्फा एमाइलेज कौन निकालता है? इसका काम क्या है? एक तो कौन सा हो गया? सुसुप्त अवस्था तोड़ना। इसके बाद पहले कौन सा बताओ? सुसुप्त अवस्था तोड़ना। सुसुप्ता सुस ठीक है यार, कौन सा है? हाँ, कौन सा हो गया? सुसुप्त अवस्था ता अवस्था। हाँ, आ रहा हूं, तेरे निकालूंगा। खैर है, हाँ, सुसुप्त अवस्था तोड़ना। 2 दिन हो गए तेरे, है ना। दूसरा कौन सा हो गया? एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। अल्फा एमाइलेज का निर्माण। वारे वाह ससुर। ठीक है, आ रहा हूं बेटा, वो तो हो जाता है कि आदमी फीलिंग भावनाओं में हो जाता है ना, तो आज आज तो भावना में ज्यादा रहेगा। तो अब सुनना, पहला क्वेश्चन बनेगा, इसको सुनना। पहला होता है कि अगर बीजों में जैसे क्या करेंगे, मर्दा में बुआई करेंगे नॉर्मल अपने, अगर पानी में डालेंगे तो भी अंतःचूषण होगा। अंतःचूषण मतलब पानी के अंदर की ओर क्या होगा? प्रवेश जाएगा। प्रवेश करेगा, बीज क्या होगा? आयतन क्या होगा? फूलेगा। जैसे आयतन फूलेगा तो उसकी एल्यूरोन मतलब बाहर की परत से क्या निकलेगा बताओ? Ga3। जिब्रेलिक अम्ल का काम क्या रहेगा? सुसुप्त अवस्था तोड़ना। दूसरा कौन सा? अल्फा एमाइलेज। इसका मतलब जिस बीज में सुसुप्त अवस्था पाई जाती है उसका अंकुरण नहीं होता, उसको तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ga3। जैसे Ga3 निकलेगा तो स्टार्च किसमें कन्वर्ट होगा? माल्टोज। क्यों होगा बताओ? अल्फा एमाइलेज। किसके कारण निर्माण हुआ? Ga3। और बीजों क्या हो जाएगा? अंकुरण हो गया। मतलब अंकुरित बीजों की शर्करा क्या बोलते हैं? माल्टोज। क्या बोलेंगे इसको? माल्टोज। पहला क्वेश्चन होगा, बीजों में सर्वप्रथम पानी का प्रवेश किसके द्वारा होगा? तो होगा इम्बाइबेशन। कौन सा होगा? इम्बाइबेशन। उसको क्या बोल सकते हैं? अंतःचूषण हो गया। सर आज हमारी फर्स्ट लाइव क्लास है, फर्स्ट ही, और क्या कौन सी रहेगी? और फर्स्ट ही होती है इस समय, ठीक है। दूसरा होता है, बताओ Ga3 अम्ल कहां से निर्मित होता है बताओ? एलिरोन परत से। कहां से होता है? अंकुरित बीजों की शरीर कहा जाता है? तो माल्टोज। अंकुरण के समय सबसे पहला कौन सा भाग आता है? रेडिकल। कौन सा आता है? रेडिकल। हल हो गया आप, इसको लिखो एक बार आप। सबसे कहाँ लिखा है मैंने? आप कल ये लिखो, आप पहले तो ये दोनों लिखो। लिख लो बेटा इस दोनों को। देखो मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बोलूंगा आपको, ठीक। ये पहले नहीं लिखवा रहे डियर। लिख लिया डियर? अब लिखो, क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा? लिखो, लिख लिया क्या? भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या 3n, बी भ्रूण व बीज चोल में गुणसूत्र की संख्या 2n। लिखो क्वेश्चन लिखो। गेहूं के भ्रूण पोष में, गेहूं के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गेहूं के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गेहूं के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या, गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट देखो इसमें 42, ऑप्शन सेकंड 21, ऑप्शन थर्ड 63, ऑप्शन चार कौन सा बताओ उसमें? 80। कौन सा बताओ उसमें? कौन सा हो गया? 63। लिख लिया आपने? कौन सा आंसर है बताओ उसमें? कौन सा है? 63। अब इसका कारण भी लिख लो
कि भाई 2n बराबर कितना होता था गुणसूत्रों की संख्या 42, n बराबर कितना हो गया 21 और 3n बराबर कितना, समझ जाओगे ना ऐसे। आगे लिखा हुआ इसमें गुणसूत्रों की संख्या ऐसे, समझ जाओगे ना इसका मतलब, साइड में लिख लो ऐसे, देखिए अपनी आदत क्यों आया। मैं बोलूँ मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती बताओ, एक बार लिख लो इसका। बुक में अलग है बेटा, लेकिन इसको याद रखना 20 से 25% होता है, बुक में दे रखा है 15 से 20, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिया हाल अपने इसको, हाल बता दीजिए आपको। अगर तुम मक्का गुणसूत्रों की संख्या कितनी होता है, 12 बराबर कितना होता है 20, एन बराबर कितना हो बताओ 10 और 3n बराबर कितना हो गया 30। इसे कर सकते हैं आप, किसी भी क्रॉप में कर सकते हो। गुणसूत्रों की संख्या भ्रूण पोष में कितनी होती है 3n होती है, जबकि भ्रूण वह क्या होता है बीच में कितना होता है 12। कर लोगे ना किसी फसल का, कर लोगे ना 3n का मतलब समझ में आएगा नहीं, मतलब आया नहीं है, समझ में नहीं आया तेरे है। भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताओ, मैंने क्या लिखा है, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 3n होता है, और भ्रूण व बीज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2n होती है। मतलब ये रखना पड़ेगा कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और भ्रूण व बीज में कितना होता है 2n। मतलब गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर कितना होता है 2n बराबर कितना होता है 42। क्या होता है, तो लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे, सर आपको मालूम नहीं है तो पहले को बताओ उसमें ये क्या है 2n बराबर क्या बताओ, 2n बराबर क्या है 42। क्या हो गया, गेहूं में क्या हो गया गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या तो चल पड़ेंगे ना अपन, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर कितना हो गया 42, रखना पड़ेगा। सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अपने में कितनी है बताओ 46, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है अपने में 46, अपने थोड़ा होता है भ्रूण पोष वगैरह, अपने नहीं होता ना। ऐसे ही मान लो किसी भी अपन पढ़ेंगे फसल पढ़ेंगे ना, तो फसलों में सब में लिखाएंगे मूंगफली में कितना होता है, गेहूं में कितना होता है, चने में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये रटने वाली चीजें होती है। तो अपने गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताओ 42 है। अब तो एन 2n बराबर कितना 42, तो एन बराबर कितना हो गया, इसलिए 3n बराबर कितना हो गया 63, कितना हो गया, समझ में आ गया ना। जब ये आप फसल पढ़ोगे समझ में आएगा गुणसूत्रों की संख्या अपने को रखनी पड़ेगी, ठीक है भैया। अब लिखो नेक्स्ट, इसको लिखो आप छोटा सा डायग्राम बना लो, फिर उसके बगल में लिखवा दूंगा मैं नोट डाल के। जिसने बीएससी 2 साल हो गए किए हुए कौन कौन है, नहीं मतलब 12वीं, 2 साल हो गए किए हुए, बीएससी छोड़ो बीएससी की बात नहीं है, 12वीं किए 2 साल हो गए। अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया अभी बीए वगैरह, बीएससी कर ली, हाँ गुड। आपकी, हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। मतलब मैं दोबारा बोलो, देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देखो कंपटीशन तो टफ है, ये आप खुद मानते हो। आपको ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया गया वो लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, बस मैं कह रहा हूँ आपको, और कुछ भी नहीं। क्या होना चाहिए, अगर आपको लगता है ऐसा कर पाऊंगा तो देख लेना। क्या होना चाहिए, खुद के जुनून होना चाहिए, अंदर पैदा होना चाहिए भाई हाँ। दूसरी बात 12वीं पास करते जॉब होगी तो देखो सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर मान लो 20 साल की नौकरी लग जाती है, 20 साल में अगर आदमी नौकरी लग जाता है, 40 साल नौकरी करे, कितने साल करोगे आप 40 साल। लेकिन उसके लिए आपको ना भूत बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपकी औकात नहीं है तो मत करना। अगर है कितना हो गया, लिख लिया आपने, नोट डालो, नोट में लिखो देखो इसमें बीजों के अंकुरण के समय, देखो बीजों के अंकुरण के समय, बीजों के अंकुरण के समय सर्वप्रथम, बीजों के अंकुरण के समय सर्वप्रथम रेडिकल, लिखो ब्रैकेट में लिखो जड़, सर्वप्रथम रेडिकल, ब्रैकेट लिखो जड़, सर्वप्रथम रेडिकल भाग आता है, 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 ठीक है लिख लिया। सर्वप्रथम कौन सा भाग आता है बताओ, रेडिकल। अब लिखो, लिखो हेडिंग डालो बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण, लिख लो इसको, बीजों का अंकुरण। नए एडिशन कौन कौन आज,
आप नहीं नहीं वो कहाँ गए आप हो ना। और आपने 12th कब की थी? बीएससी कर लिया आपने? तो बीए कर ली ना? ठीक, गुड। इससे पहले कंपटीशन की तैयारी की आपने? किसी की नहीं की? कब? अच्छा अच्छा। पढ़ाई नहीं की थी क्या हुआ? तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी क्या? हाँ, अब बढ़िया करना है ना। देखो आप यार नया नया देखते लगा, आप नए नए लग रहे हो मेरे को यार। कितने दिन हो गए आए हो? हैं? तो तू इसको क्या मतलब तू क्या करना चाह रहा है इसको? लात मारा कर खींच के ऐसे बोलते थे इसको। ये कर तेरे क्या मतलब इससे? तो इसका रूम पार्टनर है क्या गांव का है? तो फिर तेरे पास में बैठा है इसका पूछा तूने? इसने तो कर रखी है। हाँ, इसने क्या कर रखी बता, इसकी इन्फॉर्मेशन बता। बीए कर रखी बीएससी। अरे सर बीएससी कर रखी है। बीएससी कर सही बैठ सही बैठ। तो सर मारना मत लगी हुई पीछे। कोई बात कहाँ लगी हो वहीं मारू वाला बता। सब जगह क्यों? एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ तेरा? परसों। तेरे पापा को मालूम है? हाँ। झूठ बोलता है? अरे सही में मालूम है, कॉल लगा लो। अरे सर मालूम है। रोड दूंगा तेरे को ध्यान रखना है। टीकाराम 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 हंस रहा है अभी? हंस रहा है? अरे बाज इसके लात मार के जाना हट क्या है इसके? ऐसे बोल रहा है इसको आराम से दिया करने इसके। अरे तो मरेगा नहीं, बैठ इधर। कहाँ लगी मेरे को दिखा है? आयतन सब लोग मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। कहाँ जाओ? भावनाओं पे। क्या लिखा तूने? लिखा ही नहीं है? कैसे नहीं लिखा? अच्छा लिखा नहीं क्या? क्या लिखा तूने? आयन तो नहीं लिखा तूने है? अरे आयतन है, क्या लिख रखा होता बीज का? आयतन है आयतन। आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ उसके साथ मतलब अगर बर्बाद के साथ में उठवा से कहाँ रबड़ रहा था? तू गिर गया, तू एक्सीडेंट हो गया तेरा? कहाँ रबड़ रहा था तू? एक्सीडेंट क्यों हुआ तेरा? एक्सीडेंट क्यों हुआ है? ट्रैफिक में चोटने से यहाँ घिसता नहीं है, 30 से भी फट रही तेरी। झूठ बोल रहा है तू। अगर मैंने देख लिया ना तेरे को बाहर तो तेरे टूटा या नहीं टूटा, लेकिन तेरे को जरूर तोड़ दूंगा मैं। ट्वेल्थ पास आउट नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, नॉर्मली बीएससी कर सकते हो। बीजों के अंकुरण को वापस से समझाओ। अभी क्लास ज्वाइन किया गया, बहुत बार समझाया, वापस समझा दूंगा। क्लियर? दोबारा समझा दो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? दोबारा समझाओ। देखो बीज की बुआई करेंगे या कोई भी अगर हम पानी डालेंगे, क्या होगा? अंतःशिशोरण मतलब क्या होगा? इम्बाइवेशन। एक्चुअल वर्ड कौन था? इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन क्या होता है? जैसे बारिश के दिन है तो बारिश के दिनों में जो कुआर दरवाजे होते हैं, दरवाजे अपने खुल जाते हैं ना कई बार, इसका नाम होता है इम्बाइवेशन। पानी के अंदर क्या होना?
खींचना, क्या बोलते हैं उसको, अंतः चूषण हो गया। जैसे अंदर चूषण होगा क्या होता है उसमें, बीजों का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, बीजों का आयतन बढ़ेगा तो एल्यूरोन में क्या मैसेज जाएगा, और एल्यूरोन मतलब क्या होगा, बीज का आवरण। बीज का क्या होता है, आवरण। तो ये एल्यूरोन मतलब होता है बीज का क्या होता है, आवरण होता है। बीज का क्या होता है, आवरण। इस आवरण के ऊपरी भाग बहुत सूक्ष्म होता है, उसको बोलते हैं एल्यूरोन परत। कौन सी होती है, एल्यूरोन परत। तो बीज का आवरण से एल्यूरोन परत से क्या निकलेगा, Ga3। होता है, इसका काम क्या होगा, एक तो बीज की सुसुप्तावस्था को तोड़ना, और हमेशा सुसुप्तावस्था रहेगी तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। दूसरा काम क्या रहेगा, एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। अब जैसे सुसुप्तावस्था टूट गई तो बीज में उपस्थित स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माल्टोज। पहले भी कन्वर्ट हो जाती, लेकिन अब प्रेजेंट क्या बताओ, एल्फा एमाइलेज। अब के बाद में क्या होगा, माल्टोज से क्या बन जाएगा बताओ, बीजों का अंकुरण हो जाएगा। और अंकुरण के सबसे पहले कौन सा बाहर निकलता बताओ, कौन सा हो गया, रेडिकल। कौन सा निकलता है, रेडिकल। समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन होगा, बीजों में मतलब बीजों में पानी का सबसे पहला प्रवेश किसके द्वारा होता है, इम्बाइबेशन। कौन सा हो गया, इम्बाइबेशन। दूसरा हो गया बताओ कि Ga3 कहां से निकलता है बताओ, एल्यूरोन परत से। दूसरा हो गया Ga3 का कार्य क्या होता है, सुसुप्तावस्था में अल्फा अल्फा निर्माण करना। स्टार्च से माल्टोज बदलने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, अल्फा एमाइलेज। अंकुरित बीजों की शर्करा कहा जाता है माल्टोज। क्या बोलेंगे इसको, माल्टोज। लिखो इसके नीचे, लिखो लिखो अंकुरित बीजों के शर्करा देखो, बीज क्या, अंकुरित बीजों की शर्करा बराबर लिखो उसमें माल्टोज। अंकुरित बीजों की शर्करा बराबर लिखो इसमें माल्टोज। क्या लिखोगे, माल्टोज। अंकुरित बीजों की शर्करा का बोलते हैं इसको माल्टोज। क्या बोलेंगे इसको, माल्टोज। इसको माल्टोज क्या बोलेंगे बताओ, इसको माल्टोज। अंकुरित बीजों की शर्करा को माल्टोज कहते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो जिब्रेलिक अम्ल Ga3। समझ आ गया इसको, तो जानते हो Ga3 नहीं, लिखो लिखो Ga3 क्या लिखो बताओ, जिब्रेलिक अम्ल। क्या लिखोगे इसको, जिब्रेलिक। Ga3 मतलब क्या हो गया, जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल मतलब Ga3 से 1 से 100 तक आते, कितना होता है, 1 से 100 तक। सबसे बेस्ट कौन सा होता है बताओ, Ga3। लिखो Ga3 जिब्रेलिक अम्ल का कार्य। देखो जिब्रेलिक अम्ल का कार्य बराबर क्या होता हो, क्या करना है इसको, सुसुप्त अवस्था तोड़ना। सुसुप्त अवस्था तोड़ना। जिब्रेलिक अम्ल का कार्य क्या होता है, सुसुप्त अवस्था तोड़ना। देखो जिब्रेलिक अम्ल का कार्य बराबर क्या होगा, सुसुप्त अवस्था तोड़ना। दूसरा क्या लिखो बताओ, क्या होगा, सुसुप्त अवस्था तोड़ना। दूसरा क्या लिखो बताओ, एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। दूसरा क्या लिखोगे, एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। सुसुप्त अवस्था तोड़ना, दूसरा कौन सा हो गया, एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। ठीक है डियर, लिखो एल्फा एमाइलेज का निर्माण करना। लिखो नेक्स्ट, सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग। लिखो सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग। सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग। सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए उपयोग। सबसे पहले कौन सा लेगा बताओ, क्या लिखोगे, Ga3। और Ga3 नहीं होगा तो क्या करोगे आप, साइटोकाइन। Ga3 उसके बाद क्या लिखोगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन Ga3 होगा, Ga3 में क्या करोगे आप, साइटोकाइनिन। Ga3 उसके बाद क्या लिखोगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। लिखो नेक्स्ट, Ga3 उसके बाद क्या लिखोगे, साइटोकाइनिन। मतलब अगर क्वेश्चन आए इनमें से कौन सा हार्मोन सुसुप्त अवस्था तोड़ने में काम आता है, कौन सा बताओ। अगर ये ऑप्शन है तो क्या करोगे आप, साइटोकाइनिन। लिखो नेक्स्ट, लिखो बीजों में पानी का प्रवेश। बीजों में पानी का प्रवेश। बीजों का पानी में प्रवेश। बीजों का पानी में प्रवेश बराबर बताओ, कौन सा हो गया, इम्बाइबेशन। बीजों में पानी का प्रवेश। बीज है तो मतलब बीज में जाता, बीजों में नहीं जाता है। बीजों में पानी का प्रवेश, मैंने ये तो बोला, और क्या बोला, बीजों में पानी का प्रवेश, इसलिए तो मैं लिख रखा है देख। अच्छा आपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया, क्या टैलेंटेड गाय। लिखो बीजों में पानी का प्रवेश।
बीजों में पानी का प्रवेश, बीजों में पानी का प्रवेश, बीजों में पानी का प्रवेश क्या लिखा होता है उसमें? इम्बाइबेशन। क्या हो गया? इम्बाइबेशन प्रक्रिया द्वारा, इम्बाइबेशन प्रक्रिया द्वारा बीजों में पानी का प्रवेश बराबर इम्बाइबेशन प्रक्रिया द्वारा, इम्बाइबेशन प्रक्रिया द्वारा। याद रखना, अगर दरवाजे बारिश के दिनों में खोलते हो भी कौन सी क्रिया होती है? इम्बाइबेशन। मतलब पानी का, जैसे घूघरी जानते हो, घूघरी पानी बॉईल करके अपन उसमें कोई भी बीज वगैरह डालते हैं, जितना ज्यादा गर्म पानी रहेगा घूघरी उतनी फास्ट बनती है, क्योंकि इम्बाइबेशन की प्रोसेस क्या होती है? फास्ट होती है। जैसे मान लो एक दरवाजा है, उसमें गर्म पानी डालो और एक में ठंडा डालो, सबसे पहले कौन सा फूलेगा? गर्म पानी। इम्बाइबेशन की क्रिया क्या होती है? फास्ट होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो बीज आवरण, लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखते रहो, बीज आवरण में सर्वाधिक, लिखो बीज आवरण में सर्वाधिक, बीज आवरण में सर्वाधिक प्रोटीन, प्रोटीन, बीज आवरण में सर्वाधिक प्रोटीन तथा 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 एंडोस्पर्म में, तथा एंडोस्पर्म, तथा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या लगेगा इसको? बताओ, भ्रूणपोष। क्या होता है इसका? भ्रूणपोष। तथा एंडोस्पर्म क्या लिखोगे? भ्रूणपोष। तथा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या लिखोगे? भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट होती है, एंडोस्पर्म में कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, एंडोस्पर्म में कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। सही है ना? मतलब प्रोटीन तो किसमें होगी? परत में होगी, अंदर क्या होगा उसमें? ठीक है, अब सुनना, आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको बताओ, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? अब सुनना, बी और पक्का, बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन सी होती है? अडेक, ए डी ई के, अडेक होती है। अब सुनना, ऐसे याद रखो इसमें कि अपन जो नॉर्मली शिकंजी बनाते हैं, किससे बनाते हैं शिकंजी? नींबू की। और नींबू क्या होता है? विटामिन सी। इसलिए क्या होगा? जल में घुलनशील कौन सा हो गया? बी और, सही बात है कि नहीं? तो ऐसे याद रखो, तो भूलोगे नहीं आप कि नींबू क्या बनाते हैं अपन? शिकंजी। और शिकंजी किससे बनाते हैं? नींबू की। नींबू में क्या होता है? विटामिन सी। इसलिए जल में घुलनशील कौन सा हो गया? बी और सी। आज तक नहीं बोला मैंने अभी तक, ऐसे देसी जुगाड़ बना के याद करना पड़ता है इसको। और बाकी कौन से हैं? वसा में घुलनशील। दिखाओगे? लिख रखा आपने, लिख रखा इसको? लिखो आप नेक्स्ट, अंकुरित, लिखो अंकुरित बीजों में सर्वाधिक, लिखो अंकुरित बीजों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, अंकुरित बीजों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, अंकुरित बीजों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, अंकुरित बीजों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है यार? अब लिखो नेक्स्ट, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालो, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, अंकुरण को 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 प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो इधर, अंकुरण क्या होता है समझ में आ गया ना? रेडिकल और प्लूमल के अंदर मदद क्या कौन उसको? भारण। सही बात है। अब सुनो, क्या उसको नमी करेगा क्या? नमी या जल करेगा क्या? नमी या जल। सही बात है, सबसे मुख्य कारक यही है। सबसे मुख्य कारक कौन सा बताओ? नमी या जल। सिंपल सी बात है। अगर नमी नहीं होगा तो क्या उसका अंकुरण होगा? सबसे पहला इंपैक्टर कौन सा हो गया? नमी। इसका मतलब नमी सबसे इंपोर्टेंट कारक होता है किसी बीज के अंकुरण के लिए होता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तापमान। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? करेगा तापमान। सिंपल सी बात है, मैंने बोला आपको किसी फसल को देखना, आप अंकुरण के लिए तापमान बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? कोई फसल देखो आप, क्या होगा? अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान। इसका मतलब अंकुरण के लिए क्या चाहिए? तापमान भी चाहिए। ठीक है, और मतलब कौन सा चाहिए उसको? ऑक्सीजन। क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन भी चाहिए उसको। अगर मान लो आपने तापमान और उपयुक्त क्या दे दिया आपने? प्रकाश दे दिया, मतलब तापमान और क्या दिया आपने? नमी दे दिया, और उस बीच में क्या होगा? CO2 की मात्रा ज्यादा दो, उसका अंकुरण नहीं होगा। मतलब अंकुरण के लिए सबसे मेन फैक्टर कौन सा होता है? नमी भी होती है, और क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, थर्ड बात, और तो बात बहुत सारा करेंगे, ऐसे मर्दा भी करेगा। सही बात है कि नहीं? तो
अगर मान लो रेतीली मृदा हुई, काली मृदा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो लवणीय मृदा, कौन सी मृदा है, अगर किसी में ज्यादा रसायन होगा वैसे भी क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा। मतलब मृदा भी करती कुछ काम तक ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन सा बताओ, नमी या जल होगा, मुख्य कारक होगा, तापमान हो गया, ऑक्सीजन हो, कौन सा हो गया, मृदा, वैसे खूब सारे होते हैं। और कौन सा बताओ, फसल, इसकी बात करते हैं, फसल भी होगा, सही बात है नहीं। किसी फसल का अंकुरण परसेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, किसी क्या होता है, कम होता है। अभी तक का एक ही क्वेश्चन है बस, क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक बीजों के अंकुरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, कौन सा बताओ, नमी या कुड़करे का नमी या जल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, नमी जल। कौन सा कारक जो है जो कि प्रभावित नहीं करता, कौन सा नहीं करता हो, प्रकाश, कौन सा नहीं करता है, प्रकाश। याद रखना, प्रकाश जो होता है वो कभी भी प्रभावित नहीं करता है। अंकुरण को प्रभावित नहीं करता, कौन नहीं करता, प्रकाश। अंकुरण को सर्वाधिक प्रकाश कौन करता है, प्रभावित कौन करता है, कौन करता है, नमी। प्रभावित नहीं करता, कौन नहीं करता बताओ, प्रकाश। किसी भी बीज को प्रकाश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, उसको कोई भी प्रकाश से फर्क नहीं पड़ता, किसको, बीजों को, अंकुरण को। लेकिन एक याद रखना, कौन सी बात करें, फिर बताओ, तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू में कौन सा चाहिए, लाल प्रकाश, क्या हो गया, लाल प्रकाश। अगर तंबाकू में आप लाल प्रकाश दोगे तो अंकुरण क्या होता है, ज्यादा होता है। बाकी किसी में भी क्या नहीं चाहिए बताओ, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर लोगे आप। इसमें दो ही बनते हैं, इसमें बताओ, अंकुरण को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक कौन सा हो गया, अंकुरण को कौन से कारक नहीं प्रभावित करता है, प्रकाश। लिखो सबसे पहले, लिखो पहला, लिखो इसमें नमी या जल, लिखो पहले, लिखो इसमें नमी या जल, लिखो नमी या जल, नमी या जल लिखो। अंकुरण के लिए मुख्य कारक होता है, 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 अंकुरण के लिए मुख्य कारक होता है। लिखो नेक्स्ट, अंकुरण के लिए मुख्य कारक होता है। लिखो नेक्स्ट, कौन सा लिखोगे, तापमान लिखो, दूसरा लिखो ऑक्सीजन लिखो, तीसरा, चौथा लिखो मृदा, पांचवा लिखो फसल, क्या लिखोगे, फसल। नमी या जल हो गया, तापमान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मृदा हो गया, कौन सा हो गया, फसल, कौन सा हो गया इसमें, फसल। पहला कौन सा बताओ इसमें, नमी या जल, तापमान, ऑक्सीजन, मृदा, और कौन सा हो गया, फसल। सबसे मुख्य कारक कौन सा हो गया, नमी या जल। नमी या जल हो गया, तापमान हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मृदा, और कौन सा हो गया, फसल। क्या लिखो इसमें, फसल। नमी या जल हो गया, तापमान, ऑक्सीजन, मृदा, या कौन सा हो गया, जल। अब लिखो, नोट डालो, लिखो, लिखो, बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। लिखो नेक्स्ट, अपवाद, अपवाद में लिखो तंबाकू, अपवाद में क्या लिखोगे, तंबाकू, अपवाद में क्या लिखोगे, तंबाकू। लिखो तंबाकू के बीज, लिखो नेक्स्ट में, तंबाकू के बीज लाल प्रकाश की उपस्थिति में, लाल प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण अधिक होता है, लाल प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण अधिक होता है, लाल प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण अधिक होता है, अंकुरण अधिक होता है, अंकुरण अधिक होता है, अंकुरण अधिक होता है, लाल प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण अधिक होता है, लाल प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण अधिक होता है। ठीक है डियर, अब अपन पढ़ेंगे अंकुरण के प्रकार, जो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण के समय सबसे पहला कौन सा भाग निकलता है, रेडिकल, क्या बोलते हैं इसको, जड़ कहा जाता है। दूसरा होता है सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, नहीं हो तो क्या करोगा, साइटोकाइनिन। बीजों में अंकुरण के समय सबसे पहले जो पानी प्रवेश करता है कौन सी क्रिया होती है, इम्बाइबेशन। अंकुरित श्रृंखला कहा जाता है माल्टोज, क्या बोलते हैं इसको, माल्टोज होता है। अंकुरण में प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक कौन सा हो गया, नमी। कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, प्रकाश। किसको प्रभावित करता है, तंबाकू, होता है तंबाकू। ओके।